क्लास ट्वेल्थ हम आपकी फ्लेमिंगो का आज 6th लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अशोका मित्रन एक तमिल राइटर थे और ही रिकाउंट्स हिज ईयर एट जेमिनी स्टूडियोज इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। यानी कि वो अपने ईयर्स के बारे में बताते हैं जो जेमिनी स्टूडियो में उन्होंने एक बुक लिखी है माई ईयर्स विद बॉस, जिसमें उन्होंने बताया है कि मूवीज़ का हमारी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है इंडिया में। द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई वॉज सेट अप इन 1940. It was one of the most influential film producing organizations in India in the early days of Indian filmmaking. यानी जो जेमिनी स्टूडियो था वो चेन्नई में बना था, 1940 में सेटअप हुआ था और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था उस समय का ये। इट्स फाउंडर वॉज S.S. वसन, इन्होंने उसे निकाला था। और द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रा जेमिनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। तो वहाँ पर जो हमारे ऑथर है इनका काम क्या था, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को कट करके फाइल में रखने का। मैनी ऑफ दिस हैज़ टू बी रिटन आउट बाय हैंड, बहुत सारी इनको हाथ से लिखना पड़ती थी। Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of Gemini family. यानी कि इनका काम भले ही छोटा था लेकिन ये सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड मेंबर थे, इनको सब पता होता था। तो जो हम पढ़ने वाले हैं ये उनकी बुक माई ईयर्स विद बॉस की एक छोटी सी बीच की पैराग्राफ है। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट इन ट्रक लोड्स। यानी जेमिनी स्टूडियो जो ट्रक भर के मेकअप का मटेरियल लाते थे उसकी ब्रांड का नाम था पैनकेक। ग्रेटा गार्बो ये एक स्वीडिश एक्ट्रेस है, मस्ट हैव यूज्ड इट, तो वो बताते हैं उन्होंने भी यूज़ करा था। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट। वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट बट रति अग्निहोत्री में नॉट हैव एवर हर्ड ऑफ इट। तो वो बताते हैं कि वैजयंती माला जो उस समय की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी उन्होंने भी यूज़ करा था लेकिन रति अग्निहोत्री ने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लिफ्स टेबल। यानी कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो अपस्टेयर्स में था, यानी ऊपर की तरफ बना हुआ था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस। यानी बहुत सारी बिल्डिंग्स में वो रह चुके थे। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास रॉबर्ट क्लीव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। यानी रॉबर्ट क्लीव जो है उन्होंने बहुत मूविंग करी है। Besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in front St. George in Madras। यानी इसके अलावा उन्होंने रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया यानी छोटी मोटी जगहों पर बहुत सारी इम्पॉसिबल लड़ाइयाँ लड़ी हैं और एक मेडन से उन्होंने शादी करी थी सेंट मैरी चर्च मद्रास में। The makeup room had the look of hair cutting saloon with lights at all angles, around half a dozen large mirrors। यानी बहुत सारे एक दर्जन आधे दर्जन से ज़्यादा मिरर्स थे वहाँ पर, कांच थे। और मेकअप रूम का लुक कैसा था, जैसे कोई हेयर कटिंग सैलून है जिसमें लाइट्स लगी हुई। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स सो दैट यू कैन इमेजिन द फ्री मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर द स्टूडियो एंड लेफ्ट। तो सबसे पहले मेकअप डिपार्टमेंट एक कोई बंगाली संभालते थे लेकिन उसके बाद उनकी जो थे मतलब उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने इसे छोड़ दिया। He was succeeded by Maharashtrian who was assisted by a Dharwar Kangadi। तो इसके बाद एक महाराष्ट्रियन आए आंध्रा के असिस्टेंट्स के साथ में, a Madras Indian Christian and Anglo Burmese and the usual local Tamils। तो अब बाकी लोकल लोग बचे। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integrations। यानी यहाँ पर तो दूरदर्शन ने जब नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स यानी एकता के बारे में सीरियल्स दिखाना शुरू करे थे उसके पहले से ही स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा नेशनल इंटीग्रेशन था, यानी अलग अलग जगह के लोग एक साथ काम करते थे। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। तो ये किसी भी इंसान को मतलब अगर कोई डिसेंट सिंपल दिख रहा है तो उसको एक मॉन्स्टर यानी राक्षस के जैसा दिखा सकते थे सिर्फ अपने इन मेकअप का यूज़ करके, और जो भी लोकल चीज़ें वो उधर ही बना लेते थे।
दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग्स, यानी उस समय पर सिर्फ इंडोर शूटिंग्स ही हुआ करती थी, सेट बनाकर वहीं शूटिंग करते थे. एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शूट आउटडेयर्स, यानी सिर्फ 5% मूवीज ऐसी होती थी जिनकी शूटिंग कहीं बाहर होती थी. I suppose the sets and the studio light needed the girls and the boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. A strict hierarchy was maintained in the makeup department. The chief makeup man made the chief actress and actresses ugly. His senior assistant, the second hero and heroine, the junior assistant, the main comedian and so forth. तो एक पैटर्न होता था, यानी जो सबसे मेन चीफ होता था मेकअप डिपार्टमेंट का, वो सबसे मेन हीरो हीरोइन का मेकअप करते थे. उसके बाद जो उनके असिस्टेंट होते थे वो सेकंड हीरो हीरोइन का करते थे. उनके जूनियर और असिस्टेंट होते थे वो किसी कॉमेडियन, और ऐसे करते करते और लोकल लोगों का. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. और ऑफिस बॉय किसका मेकअप करते थे? जो कि लोग भीड़ भाड़ का एक्टिंग करते हैं. इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय. तो वो लिखते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट जो था जेमिनी में, उसके पास भी एक ऑफिस बॉय था. On the days when there was a crowd shooting, you get to see mixing his paint in giant vessel and slapping it on the crowd players. तो आप देख सकते थे जिस दिन crowd shooting होती थी, यानी भीड़ दिखाना थी, उस दिन वो अपना पेंट लेता था एक बड़े से बर्तन में और उसे क्राउड प्लेयर्स के मुंह पे लगाता जाता था, यानी मेकअप करता जाता था. The idea was to close every pore on the surface of face in the process of applying makeup. तो उसके हिसाब से मेकअप क्या था कि आप फेस के सरफेस पे लगाते जाओ जिससे जो छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं छेद जैसे, वो बंद हो जाए. ही वॉजेंट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, यानी अब वैसे तो वो लड़का नहीं था, वो अपने अर्ली 40s में था. हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो इन अ होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, ही वॉज बिट ऑफ अ पोएट. लेकिन वो स्टूडियो में कई साल पहले आ गया था ये सोच कर कि या तो वो स्टार एक्टर बनेगा या टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा. तो अब वो एक थोड़ा बहुत पोएट यानी कवि के जैसा हो गया था. इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, 2 whole sides of which were French windows. I didn't know at that time they were called French windows. यानी ये बताते हैं कि मैं एक छोटे से कमरे में काम करता था जिसकी दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज़ थी और मुझे नहीं पता था उस समय पर कि इन्हें फ्रेंच विंडोज़ बोला जाता है. Seeing me sitting at my desk tearing up newspaper day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. यानी मुझे लोग दिन भर बैठा हुआ देखकर ये सोचते थे कि ये तो दिन भर न्यूज़पेपर काटता रहता है. तो लोगों को लगता था कि मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ. इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और शायद मेरे बॉस को भी यही लगता था. So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. तो अगर किसी को लगता था कि इसको कुछ काम देना चाहिए तो वो मेरे रूम में एंटर करके मुझे लेक्चर देना शुरू कर देता था. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. Soon I was praying for crowd shouting at all the time. Nothing short of it could save me from his epics. तो यानी जो मेकअप डिपार्टमेंट का लड़का था उसने भी बताया कि मुझे ये पता होना चाहिए कि उसका जो टैलेंट है वो कैसे वेस्ट हो रहा है. इन ऑल इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशंस you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and this man of makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kothamangalam Subbu. यानी कभी भी आपको किसी पे गुस्सा आ रही होती है ना तो आप हमेशा एक पर्सन की तरफ डायरेक्टेड हो जाते हो कि सब इसकी वजह से हो रहा है, आप सारा गुस्सा उस पर निकालना चाहते हो. तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट वाला आदमी था इसका पूरा गुस्सा निकला कोथामंगलम सुब्बू पर. सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, यानी नंबर 2 पर ये आते थे. ही couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown makeup boy had. On the contrary, he must have had a face more uncertain and difficult times for when he began his career. तो यानी सुब्बू नंबर 2 थे जेमिनी स्टूडियो पे और इनने बहुत सारे अनसर्टन टाइम्स देखे थे, यानी कि इन्हें बहुत लाइफ में परेशानियाँ देखी थी जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था. देर वर नो फर्म इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियो, यानी उस समय पर कोई ऐसे स्टूडियोज़ नहीं थे या फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी जो इनको अच्छा करियर दे सके. इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू couldn't have an appreciable lead over our boy. But by the virtue of being a Brahman, a virtue indeed, he must have as exposure to more affluent situations. यानी कि
अब उनके पास इतनी स्पेशल एजुकेशन भी नहीं थी जितनी इस मेकअप बॉय के पास थी, लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ब्राह्मण, यानी उन्हें ब्राह्मण जाति में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो कहते हैं ये एक सौभाग्य ही है और इसलिए इन्हें बहुत एफ्लुएंट यानी अच्छी कंडीशंस मिलती चली गई और लोग भी इन्हें हमेशा अच्छे मिले। He had the ability to look cheerful at all times even after having hand in flop film, यानी कि अगर वो फ्लॉप फिल्म भी करके निकलते थे तो भी वो बहुत चीयरफुल लगते थे हमेशा। He always had work for somebody, यानी कि वो हमेशा किसी ना किसी के लिए काम करते रहते थे। He could never do things on his own, यानी वो उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। But his sense of loyalty made him identify with the principal completely and turn his entire creativity to his principal advantage. He was tailor-made for films. He was a man who could be inspired when commanded. The rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of a rat pouring affection on its victim offspring. यानी कि इसमें ऐसा सीन बताया गया है कि अगर डायरेक्टर को इस प्रोड्यूसर अगर कोई सीन कहते भी थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सीन कैसे करा जाए, तो सुबू 4 नए तरीके लेकर आते थे कि कैसे करा जा सकता है। गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन अ मिनट सुबू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स। और अगर प्रोड्यूसर ये कह देते थे कि हाँ अच्छा तो है लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये उतना इफेक्टिव होगा या नहीं, तो सुबू 14 और तरीके निकाल कर ले आते थे। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुबू। तो फिल्म बनाना सुबू के आसपास रहने से मतलब बहुत ईजी हो जाता था। एंड इवन इफ देयर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, इट वॉज सुबू। तो जेमिनी स्टूडियो को अगर कोई डायरेक्शन देता था कि मूवी के साथ में क्या करना है कैसे करना है, तो वो सुबू ही था। सुबू had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher form, he deliberately chose to address his poetry to the masses। यानी वो भी एक कवि जैसे थे और काफ़ी कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म्स लिखते थे और उनकी पोएट्री लोगों को बताते भी थे। His success in film overshadowed and dwarfed his literary achievement, or so he critics felt. He composed several truly original story poems in folk refrain and dictation, and also wrote a sprawling novel, Thilana Mohanambal, with dozens of very deftly etched characters। यानी जो उनके क्रिटिक्स हैं, यानी जो लोग मूवी देखकर बुराई या तारीफ़ करते हैं, उनने बताया कि जो उनकी फ़िल्म की सक्सेस है वो इनकी इन पोएम लिखने की वजह से छुप सी गई है। उन्होंने बहुत सारी ट्रूली ओरिजिनल स्टोरीज को पोएम बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis in early 20th century. He was an amazing actor. He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the film, he performed better than the supposed main players। यानी उनको कभी किसी मूवी में लीड रोल तो नहीं मिला, लेकिन जो भी साइड रोल वो प्ले करते थे वो इतना अच्छा होता था कि वो मेन कैरेक्टर से भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता था। He had genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances। यानी जो भी उनके साथ रहते थे वो उनसे बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे और उनका घर बहुत सारे लोगों के लिए परमानेंट रेसिडेंट बन के रह गया था, यानी बहुत लोग उनके यहाँ रहते थे। It seems against Subbu's nature to be ever conscious that he was feeding and supporting so many of them। यानी उनका नेचर ही ऐसा नहीं था कि वो 2 मिनट ऐसा सोचें कि मैं इतने सारे लोगों को क्यों खिला रहा हूँ मेरे पैसों से। Such a charitable and improvident man, and yet had enemies. Was it because he seemed so close and intimate with the boss, or was it because his general demeanor that resembled a sociopath, or his readiness to say nice thing about everybody? तो यानी इतना अच्छा आदमी होकर भी उसके दुश्मन क्यों थे? क्यों? क्योंकि वो बॉस के ज़्यादा क्लोज था, या फिर वो हर किसी के बारे में अच्छी चीज़ें बोलता था। In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst thing for सुबू। यानी कि लेकिन ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का आदमी था ये तो उसके लिए सब बुरी चीज़ें चाहता था। You saw Subbu always with the boss, but in attendance role he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writer and poet। यानी वैसे तो सुबू हमेशा बॉस के साथ दिखता था, लेकिन अटेंडेंस के टाइम पर, अटेंडेंस रोल्स के टाइम पर वो एक अलग डिपार्टमेंट में जाता था जिसको कहते थे द स्टोरी डिपार्टमेंट, जिसमें लॉयर्स होते थे और थोड़े बहुत राइटर और कवि हुआ करते थे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज लीगल एडवाइज़र, यानी उसे लीगल एडवाइज़र कहा जाता था, लॉयर को जो वकील होता है उसे।
But everybody referred to him as opposite. An extremely talented actress who was also very temperamental once blew over on the sets while everyone stood stunned. The lawyer quietly switched on the recording equipment. When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute, please," and played back the recording. There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress' tirade against the producer. But when she heard her voice again थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक टर्म, यानी एक बार एक सेट पर किसी एक्ट्रेस ने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो अब क्योंकि किसी को समझ नहीं आया, लेकिन लॉयर ने धीरे से रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट दबा दिया और जब एक्ट्रेस चुप हुई तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट उसे ही सुना दिया। तो खुद की ही आवाज़ सुन के वो एकदम घबरा गई, उसे समझ नहीं आया कि क्या कर रहे हैं। A girl from countryside, she hadn't gone through all stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. She never quite recovered from the terror she felt that day, and that was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of story department, had unwittingly brought about that sad end. While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with slightly oversized, clumsy tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. तो उस एक्ट्रेस को तो उस टाइम से इतना डर बैठ गया कि उसने एक्टिंग करना ही छोड़ दिया। अब बाकी सब जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो एक जैसे कपड़े पहनते थे, यानी खादी धोती या उसके ऊपर एक वाइट कलर की शर्ट खादी की, लेकिन जो लीगल एडवाइज़र था वो पैंट्स पहनता था, टाई लगाता था और कभी कभी कोट भी पहन लेता था। ऑफन ही लुक अलोन एंड हेल्पलेस, यानी बहुत बार वो अकेले और बेसहारा लगते थे। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, अ न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधाइट्स एंड खादाइट्स। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म। और ये भी बॉस के काफ़ी क्लोज थे, इन्हें फिल्म प्रोड्यूस करने की आज़ादी थी। एंड दो अ लॉट ऑफ raw stock and pancakes were used on it, not much came to the film. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. और एक दिन इनके बॉस ने वो स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। अब वो स्टोरी डिपार्टमेंट बंद होते से ही जो लॉयर की जॉब थी वो छूट गई और जितने भी पोएट्स थे उन्हें भी मना कर दिया गया, उन्हें भी घर भेज दिया गया। Gemini Studio was the favorite haunt for poets like S.D.S. Yogiar, Sangu Subramaniam, Krishna Sastry, and Hadrinath Chattopadhyay. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. यानी ये कुछ फेमस पोएट थे जिनकी फेवरेट जगह जेमिनी स्टूडियो थी, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी का पूरे टाइम सप्लाई चलता रहता था, दिन में भी और रात में भी। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. Barring the office boy and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure, a prerequisite for poetry. यानी उस समय कांग्रेस का रूल था, यानी प्रोहिबिशन था और कॉफ़ी के कप के ऊपर लोग आपस में बैठ के बातें करते रहते थे। तो ऑफिस बॉयज़ और थोड़े बहुत क्लर्क को छोड़ के बाकी सब आराम की ज़िंदगी जीते थे, लेजर में पड़े रहते थे। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, यानी आधे से ज़्यादा वो लोग खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थाट ऑफ एनी काइंड, लेकिन बस इसके अलावा उनके पास कोई पॉलिटिकल थाट नहीं था। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, यानी कम्युनिज्म के ऑपोजिट थे। कम्युनिस्ट होता है जो गॉडलेस मैन होता है, जिसका कोई गॉड नहीं होता है, फिलियल नहीं होता है। और कंजुगल लव, ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, यानी उसको खुद के माँ बाप या बच्चों को मारने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमॉन्ग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, और ये ऐसे लोग थे जो हमेशा वायलेंस यानी मार धाड़ और ये सब चीज़ें कॉज करते रहते थे। Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studio. Evidence of it was soon forthcoming. यानी ये सब जो बातें थी ये धीरे धीरे करके जेमिनी स्टूडियो में भी पहुंच गई इन पोएट्स के पास। When Frank Buchman's moral rearrangement army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have a warmer host in India than the Gemini Studio.
यानी जब फ्रैंक बुचमैन के रीअर्मामेंट आर्मी आई तो कुछ 2000 सैनिक जिसमें थे 1952 में वो मद्रास आए थे, और उनका जो स्वागत करा था जेमिनी स्टूडियो में, उससे अच्छा स्वागत उन्हें इंडिया में कहीं नहीं मिलता। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, किसी ने ग्रुप को इंटरनेशनल सर्कस भी कहा। दे weren't very good on trapeze and their acquaintance with animal was only at the dinner table, but they presented two plays in most professional manner. There, Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras, and along with other citizens of the city, the Geminine family of 600 saw the plays over and over again. The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costume were first rate. यानी इनके कुछ 2-3 प्लेस थे जो कंटिन्यूसली चलते थे, वहाँ पे 600 से ज़्यादा लोग इन्हें देखते थे, और जो प्ले होता था उसका मैसेज यूजुअली सिंपल होता था, लेकिन सेट्स और कॉस्ट्यूम जो वो पहनते थे वो बहुत फर्स्ट रेट होते थे। Madras and Tamil drama community were terribly impressed, and for some year almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley with bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. यानी जो मद्रास और तमिल की ड्रामा कम्युनिटी थी वो इतनी इम्प्रेस हो गई कि कई सालों तक तमिल के जितने प्लेज होते थे सब में सनराइज यानी सूर्य उगता हुआ दिखाया जाता था और सूर्य डूबता हुआ दिखाया जाता था। खाली स्टेज पे वाइट बैकग्राउंड और जो बांसुरी की धुन होती उसको बजाते थे। It was some years later that I learned that MRA was a kind of counter movement to international communism, and big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and the enterprises remained the same, MRA or non-MRA. इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नॉन इंटरनेशनल कम्युनिज्म, यानी उसके बाद इन्हें पता चला कि कुछ MRA टाइप का एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म का मूवमेंट है, और जो मद्रास के बड़े बड़े लोग हैं जैसे मिस्टर वसन वो उनके हाथों खेल लिए गए। तो दो ही चीज़ें थी, या तो आप MRA से हैं या नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिज्म है या नहीं है। The staff of Gemini Studio has a nice time hosting 200 people of all hues and size and at least 20 nationalities. यानी इनके स्टाफ को अच्छा लगता था होस्ट करने में 200 लोगों को और अलग अलग साइजेस में और कम से कम 20 नेशनल लोगों को। इट वॉज सच अ चांस चेंज फॉर द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर वेटिंग टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय ऑफिस बॉय इन मेकअप डिपार्टमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था उन लोगों के लिए जो इसमें भीड़ का रोल प्ले करते थे, ताकि वो हमेशा वेट करते थे कि उनके ऊपर मेकअप लगाया जाए। अ फ्यू मंथ लेटर द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस मद्रास बर्स्ट एंड वंस अगेन वी एट द जर्मनी स्टूडियो क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। और कुछ महीने बाद फिर से टेलीफोन लाइन्स बजी और हमारे जेमिनी स्टूडियो को फिर से क्लियर किया गया क्योंकि और कोई विजिटर आ रहा था। ऑल दिस सेड वॉज ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, यानी एक कवि थे जो इंग्लैंड से आ रहे थे। Only poets from England the simple Gemini staff knew or heard were Wordsworth and Tennyson. The more literate ones were Keats, Shelley and Bryan, and one or two might have faintly come to know or somehow by name Eliot. Who was the poet visiting the Gemini studio now? यानी इनने सारे poets के नाम बता दिए जिन्हें ये जानते थे। अब इसके बाद कौन आ रहा था? He is not a poet, he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. Vasan was also the editor of popular Tamil weekly Anand Vinkatan. तो वो कहते हैं कि वो कोई कवि नहीं है, एक एडिटर है, इसलिए बॉस उन्हें इतना बड़ा स्वागत दे रहे हैं। He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras, that is those known at the Gemini Studio. यानी कि वो कोई ब्रिटिश का एडिटर तो नहीं था, मतलब जिनको ये लोग जानते थे। Since the top men of The Hindu were taking the initiative, the surprise was that Poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or London Times. That was all even the most well-informed among us knew. यानी उनको ये तो पता चला कि वो एडिटर हैं, लेकिन दो बड़े न्यूज़पेपर जो इन्होंने नाम बताए हैं मैनचेस्टर गार्डियन एंड लंडन टाइम्स उसके नहीं हैं। At last around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. He was a tall man, very English, very serious and of course very unknown to all of us. एक लंबा चौड़ा आदमी था, इंग्लिश बहुत सीरियस लग रहा था और हम सब उसे नहीं जानते थे। बैटलिंग विथ हाफ अ डजन पेडिस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, यानी धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ा, बहुत हाफ दर्जन लोग जो पैदल फैंस थे उनके। द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच. इट वॉज ऑब्वियस दैट ही हैड टू नोन प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोएट, यानी वो भी बहुत कम जानते थे उसके बारे में।
Speech was almost general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. Then the poet spoke. He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. यानी इसके बाद उठ के जो इनका मेहमान था उसने अपनी स्पीच दी. तो पहले ही किसी को स्पीच समझ नहीं आ रही थी, और दूसरा जैसे ही लोगों ने उसका एक्सेंट सुना तो लोगों को और समझ में आना बंद हो गया कि वो क्या कह रहा था, क्योंकि उसकी इंग्लिश जो थी वो बहुत तेज़ थी. तो जो ये पूरी चीज़ थी वो 1 घंटे के करीब तक चली. उसके बाद पोएट चला गया और हम लोग भी एक अजीब से बैफलमेंट में थे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं. एक इंग्लिश पोएट हमारे स्टूडियो में क्या कर रहा है. हम जब तमिल फिल्म बनाते हैं बहुत सिंपल लोगों के लिए, पीपल हुज लाइफ लीस्ट अफोर्डेड देम विद द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, यानी इन लोगों को तो इंग्लिश पोएट्री की कुछ काम भी नहीं है. The poet looked pretty baffled too, for he must to have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. और इनको लगता है कि जो पोएट था उसको भी थोड़ा अजीब लगा होगा, और अभी तक भी उसकी जो विजिट थी कि वो क्यों आया था ये एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री थी, इसे समझाया नहीं गया था. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grew stronger day after day that prose writing is not and cannot be true pursuit of a genius. It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. यानी ये कहता है कि प्रोज राइटर जो होते हैं वो पेशेंट होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, रोज़ लिखने वाले परसिस्टेंट होना चाहिए, और उनका दिल ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी उसे तोड़ ना सके. रिजेक्शन स्लिप्स डजेंट मीन अ थिंग टू हिम, यानी रिजेक्शन से उसे कोई फ़र्क ना पड़े. He at once sets about making a fresh copy of long prose piece and sends it to another editor enclosing postage for the return of manuscript. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. तो ये बताते हैं जो द हिंदू है न्यूज़पेपर, उसने एक एड जैसा पब्लिश करा था साइड में कॉर्नर में एक अनइम्पॉर्टेंट पेज पर कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करा जा रहा है ब्रिटिश पीरियोडिकल से जिसका नाम है द एनकाउंटर. ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाजंट अ नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेरी. आई वांट टू गेट एन आइडिया of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. तो ये सोचता है कि मैं थोड़ा इसके बारे में पता कर लेता हूँ इसके पहले कि मैं कुछ उनके तक पोस्ट करके भेजूँ. In those days, the British Council Library has an entrance with no winded signboard and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. यानी उस समय में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगे थे, तो ऐसा लगता था कि आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ जाना अलाउड नहीं है. And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. तो वहाँ पर कॉपीज़ रखी हुई थी द एनकाउंटर की जो अभी भी अनटच थी, उनको किसी ने छुआ नहीं था. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. It was the poet who had visited the Geminin studio. तो जैसे ही मैंने एडिटर का नाम पढ़ा मेरे दिमाग में घंटी बजी कि ये तो वही है जो हमारे स्टूडियो में एक बार आया था. I felt like I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. I felt that he would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of India film discovers each other by singing the same song in the first reel and final reel of the film. स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन दैट वॉज हिज नेम. तो वो कहता है ऐसा लग रहा था जैसे एक खोया हुआ भाई मुझे मिल गया है, जैसे इंडियन सिनेमा में होता है कि दोनों भाई एक साथ एक जैसा गाना गाते हैं. And years later, when I was out of Geminin studio and had much time but not much money, anything at the reduced price attracted my attention. यानी बहुत सालों बाद जब मैं Geminin studio से बाहर था तो मेरे पास टाइम था लेकिन पैसा नहीं था, तो कोई भी कम प्राइस की चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी. On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 पैसे each. तो मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस जो रोड थी एक वहाँ पर फुटपाथ था, वहाँ पर मैंने ब्रांड न्यू बुक्स देखी 50 पैसे की. तो उन्होंने देखा कि वो जो बुक्स हैं वो एलिगेंट पेपर बैग की हैं, अमेरिकन ओरिजिन स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन. तो मैंने 50 पैसे दे के कॉपी उठा ली. The God That Failed, 6 eminent men of letters in 6 separate essays describe their journey into communism and disillusioned return. तो God That Failed करके थोड़ी कुछ स्टोरीज लिखी थी, और ये सारे जो थे वो
ऑथर और एडिटर्स के नाम थे एंड्रे गिड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोल्स्टर, लुइस फिशर एंड स्टेफन स्पेंडर. Suddenly the book assumed ट्रेमेंडस. तो अब क्या होता है, स्टेफन स्पेंडर ये वही एडिटर होता है जो इनके यहाँ पहले विजिट करा होता है, तो एकदम इसका सर चकराता है. Stephen Spender, the poet who had visited Gemini's studio. In a moment, I felt a dark chamber of my mind lit up by hazy illumination. यानी जैसे ही मैंने ये नाम पढ़ा, मेरे मन के डार्क चैम्बर में एकदम से लाइट जगी. The reaction to Stephen Spender at Gemini's studio was no longer a mystery. The boss of the Gemini studio may have not much to do with Spender's poetry, but not with his god that failed. तो यानी कि बॉस को तो उनसे इतना काम नहीं होगा, लेकिन जो उनकी स्टोरी थी वो वहाँ पर पब्लिश हो चुकी थी. बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड, ये स्टोरी का टाइटल था जो हमने अभी यहाँ पर देखा था.